वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना ये 2025 में पूरा होने वाला था। फिर कहा गया थोड़ा आगे, फिर कहा गया थोड़ा और आगे, और अब गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया है 2029 में। सिर्फ टाइमलाइन नहीं, जीडीपी के जो आंकड़े आते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर भी एक्सपर्ट्स ने कई बार सवाल उठाए हैं। और अगर उन सबको साइड रख दे तो एकदम फ्रेश कमेंट आया है आईएमएफ का। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने इंडिया की जीडीपी पर बड़े सवाल उठाए हैं। हमारी डेटा क्वालिटी को सी ग्रेड में डाल दिया है, माने 3rd क्लास, दूसरी सबसे खराब कैटेगरी, इसके नीचे बस डी कैटेगरी है। तो आज जानेंगे कि प्रॉब्लम क्या है इंडिया की ग्रोथ के डेटा में, जानेंगे कि जानकार क्या कहते हैं, क्योंकि बुखार नापेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि दवाई कौन सी देनी है। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। सबसे पहले जीडीपी को ही समझते हैं। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मतलब किसी भी देश की सीमाओं के अंदर एक साल में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बिकते हैं उनकी टोटल वैल्यू। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब एंड प्रोडक्ट, फाइनल चीज जो बाजार में बिकी। इसे 3 तरीकों से गिना जा सकता है। प्रोडक्शन से कि कितना सामान या सर्विसेज पैदा हुए, इनकम से लोगों ने और कंपनियों ने कुल मिलाकर कितनी कमाई की, और एक्सपेंडिचर से देश में कुल कितना खर्च हुआ। इंडिया की जीडीपी का हिसाब किताब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। यही ऑफिस हर क्वार्टर और हर साल में जीडीपी का नंबर निकालता है। अब आते हैं कि ये सी ग्रेड वाला मैटर क्या है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये ध्यान रखती है कि अलग अलग देशों की आर्थिक स्थिति ठीक रहे, किसी को लोन चाहिए तो वो देती है, कई बार कुछ ऊट पटांग हरकतें करने वाले देशों को भी दे देती है। फिलहाल उस गली नहीं जाते हैं। तो इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें इंडिया के नेशनल अकाउंट्स, जिनमें जीडीपी भी शामिल है, उसमें उनको सी ग्रेड दिया है। उनका साफ कहना है कि डेटा की फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग ठीक ठाक है, लेकिन कैलकुलेशन के तरीके में कमियां हैं। ये पहली बार नहीं है कि इन आंकड़ों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे हों, और प्रॉब्लम्स काफी हैं। आज हम कुछ मेन प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे। पहला है पुराना बेस ईयर। ऐसे समझिए कि आप मम्मी से कहते हैं बाजार से ब्रेड लानी है, 50 रुपए दे दो। पलट के मम्मी कहे कि 2011 में तो 20 रुपए की ब्रेड मिलती थी, मैं तो 20 ही दूंगी। आप बोलेंगे अरे मम्मी, आज के रेट में तो चीजें खरीदनी पड़ेंगी ना, 2011 वाला रेट तो पुराना हो गया। बस यही प्रॉब्लम जीडीपी को कैलकुलेट करते वक्त है। रियल जीडीपी निकालने के लिए इंडिया अभी भी 2011-12 की कीमतों को बेस मानता है। मतलब आज 2025-26 में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसे 2011-12 वाली कीमतों से नापा जा रहा है। 2011-12 के बाद से इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल चुका है। आईटी, डिजिटल सर्विसेज, ई कॉमर्स, गिग इकोनॉमी, फिनटेक, ओटीटी, इन जैसे नए सेक्टर्स आए हैं। बीच में कोविड आया और गया, दुनिया भर में वॉर्स भी हो गई, लेकिन रियल जीडीपी और कई दूसरे ऑफिशियल आंकड़े अभी भी 2011-12 बेस ईयर के वजन से गिने जा रहे हैं। फिलहाल सरकार ने एक नई कमेटी बनाई है, सोच रहे हैं कि 2022-23 को नया बेस ईयर बनाया जाए। प्लान है कि 2026 में से लागू किया जाएगा। दूसरा है महंगाई को नापने का तरीका। हमारे देश में कंज्यूमर्स, मतलब आप और हम, कैसे महंगाई फील कर रहे हैं ये सीपीआई तय करता है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कॉन्सेप्ट सिंपल है, सरकार कुछ चीजें मिलाकर एक बास्केट बनाती है, एक टोकरी बनाती है। हमारी रोजमर्रा की चीजें जैसे खाना पीना, कपड़े, घर का किराया, बिजली, पेट्रोल, दवा, स्कूल, और हर महीने देखती है कि इस टोकरी का टोटल खर्च कितना बदला है, बढ़ा है या कम हुआ है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये बास्केट लास्ट 2012 में बनी थी। तब ना ऑनलाइन फूड डिलीवरी होती थी, ना ओटीटी के खर्चे इतने थे, स्मार्टफोन, ईएमआई, एप्स बेस्ड कैब, जोमैटो, स्विगी, जिम, प्राइवेट हेल्थ केयर, कोचिंग, एग्जाम प्रेप, इनमें से कई चीजें सीपीआई की टोकरी में या तो अंडर रिप्रेजेंटेड है या है ही नहीं। कई लोगों की जिंदगी में ओटीटी, जिम, कैब, कोचिंग, इन सब का बिल बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन सरकार की महंगाई की टोकरी अभी भी ज्यादातर अनाज, सब्जी, किराया, बिजली, पानी उसी पर अटकी हुई है। मतलब महंगाई का नंबर जो दिख रहा है वो वैसा है नहीं। इस पूरी इन्फ्लेशन मेजरमेंट की क्वालिटी को भी अलग से बी ग्रेड दिया गया है। तीसरी प्रॉब्लम है सीजनल वेरिएशंस, उसको एडजस्ट ना करना। भारत जैसी इकोनॉमी में दिवाली सीजन, शादी सीजन, हार्वेस्ट का सीजन, इसमें अचानक लोगों का खर्चा एक्सप्लोड कर जाता है। रिकॉर्ड फेस्टिव सेल्स होती हैं, फिर कुछ महीनों में डिमांड कमजोर हो जाती है, और इनमें बहुत अंतर देखने को मिलता है। मान लो आपने 5 टेस्ट दिए, 2 में आपके 95 आए और 3 में आपके 40 नंबर। सिर्फ एवरेज देखोगे तो कागज पर आपको स्कोर ठीक ठाक लगेगा, पर क्या वो सही पिक्चर है? आपने ओवरऑल ठीक किया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बाकी कमजोरियां खत्म हो गई। ऐसे ही देश की जीडीपी में भी होता है। फेस्टिव क्वार्टर अच्छा गया, जीएसटी कट्स हुए, ऑफर्स हुए, इन सब की वजह से अगर कंजम्पशन उछलता है तो बाकी क्वार्टर्स में जो रूरल डिस्ट्रेस है, जो जॉबलेसनेस है, वीक वेजेस हैं, उनके असर का क्या?
ऐसे ऊपर नीचे हो रहे ग्राफ को एडजस्ट करना ज़रूरी है ताकि सही तस्वीर सामने आए, ताकि देश में पॉलिसी बनाने वाले समझें कि दिक्कत कहाँ है। और फोर्थ पॉइंट है इनफॉर्मल इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 50% हिस्सा और 80 से 90% रोजगार अनौपचारिक क्षेत्र यानी इनफॉर्मल सेक्टर से आता है, जिसमें छोटे दुकानदार, बिजनेसेस, गिग वर्कर्स, डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर्स, मजदूर, ये सब शामिल हैं। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, रजिस्ट्रेशन ये सब होता ही नहीं है, इसीलिए इसको अनऑर्गेनाइज्ड भी बोलते हैं, ये इनफॉर्मल होता है। अब सोचो, इतनी बड़ी इकोनॉमी और उसमें इतने ज़्यादा लोग, लेकिन इन पर प्रॉपर हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है ही नहीं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के सर्वेज होते हैं जिसे ASU, SE, ये कई साल बाद होते हैं। IMF और कई रिसर्चर्स यही कहते हैं कि जब इनफॉर्मल सेक्टर आपकी अर्थव्यवस्था का एक आधार हो, उसका रेगुलर डेटा ना हो, तो GDP के नंबर पर नेचुरली सवाल खड़े हो जाते हैं। सुनते हैं कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं। बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर ऐसे हैं जिसके डेटा को हम कैप्चर ही नहीं कर पाते हैं, उनके डेटा को हम कैप्चर ही नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के डेटा को तो हम कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर का डेटा है या रूरल एक्सपेंडिचर का डेटा है, जो गांव के लोग हैं जो खर्च करते हैं, उस डेटा को हम कैप्चर ही नहीं कर पाते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कब का है? 2011-12 बेस ईयर है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो कंपोनेंट है, जो फूड के कंपोनेंट है, वो अभी भी 46% उसका वेट है। इमेजिन करिए कि हम 2011-12 के इन्फ्लेशन इंडेक्स पे चल रहे हैं, जबकि हम वी आर लिविंग इन 2025। डेटा प्रैक्टिस है, दैट इज ग्रेड सी। तो ग्रेड सी होने के पीछे रीजन यही है। अब बात करेंगे 2025 के Q2 के GDP नंबर्स की। ये आज यानी 28 नवंबर 2025 को आए हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में GDP ग्रोथ रेट रही है 8.2%। ये एनालिस्ट के प्रेडिक्शन से कहीं ज़्यादा है। पिछले साल भी इसी क्वार्टर में देखें तो 5.6% थी। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, कुछ सेक्टर्स की ग्रोथ अच्छी रही। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और उसके बाद होटल एंड ट्रांसपोर्ट वाले सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ हुई। सुनते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस बारे में। तो सीजनल वेरिएशन को एडजस्ट नहीं कर पाने से के पीछे रीजन ये है कि मानसून सीजन में क्या है कि आपका जो GDP है वो बढ़ जाता है, ठीक। तो बढ़ जाने के कारण Q2 में ये परफॉर्मेंस अच्छी आ सकती है। जो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही है, जैसे टैरिफ वार ही चल रहा है, तो टैरिफ वार के बाद भी इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेटर किया है। तो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेटर करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन जो मुझे ऐसा लगता है कि डिमांड ज्यादा क्रिएट हुआ है। अब देखिए, ये पूरी कहानी सुनकर दो रिएक्शंस हो सकते हैं। एक ये कि सारे नंबर्स झूठ हैं, और दूसरा ये कि सब परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए, दोनों ही गलत है। सच्चाई कहीं बीच में है। जैसे IMF ने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी आगे तो बढ़ रही है, लेकिन कितनी तेजी से, कौन से सेक्टर्स और कहाँ दिक्कतें हैं, ये डेटा शायद उतना क्लियर नहीं है। जो गैप्स आज एपिसोड में हमने समझे, उनके बाद नेचुरल सा सवाल है कि कौन से नंबर सच है, और इसी सवाल का इंस्टीट्यूशनल जवाब है IMF का C ग्रेड। और अब बॉल सरकार के पाले में है कि वो इसको किस तरह एड्रेस करना चाहते हैं। एंड गवर्नमेंट नोज बॉल। आप आज के GDP नंबर्स को लेकर क्या सोचते हैं? क्या ये ग्रोथ आपके आसपास रिफ्लेक्ट हो रही है? क्या बदलाव नजर आते हैं? कमेंट्स में बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लर्निंग टॉप।